स्वागत है आपका सिंपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी के चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मिलते रहते हैं होम्योपैथी के नए नए टॉपिक्स पे। तो आज की टॉपिक्स है फिंके की हाइपोटेंसी। फिंके की हाइपोटेंसी जानने से पहले हम डॉक्टर फिंके के बारे में जानेंगे। डॉक्टर फिंके का नाम बर्नहार्ड फिंके था। उनका जन्म 7 जनवरी 1821 को जर्मनी की सैक्सोनी सिटी में हुई थी और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1906 को यूएसए के ब्रुकलिन सिटी में हुई थी। शुरुआती दौर में डॉक्टर फिंके काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे और इनका मैथमेटिक्स, लिटरेचर एंड लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रांग था और शुरुआती दौर में इन्होंने अकाउंटेंट की भी नौकरी की थी। और अकाउंटेंट की नौकरी करने के दौरान इनको एक बार टाइफाइड हो गया और विलियम टॉबे से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। विलियम टॉबे उस टाइम हैनीमैन के, डॉक्टर हैनीमैन सर के फॉलोअर हुआ करते थे और डॉक्टर हैनीमैन सर के फॉलोअर होने के नाते ये माना करते थे फिंके कि इनको काफ़ी नॉलेज है। और उसके बाद टाइफाइड ठीक होने के बाद डॉक्टर टॉबे के ये फैन हो गए और इनके फॉलोअर्स हो गए। फॉलोअर के बाद इन्होंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होम्योपैथी उन्हीं से सीखनी शुरू कर दी और इनको इंटरेस्ट आने लगा। और डॉक्टर फिंके उस टाइम इनके अंडर में रह करके पोटेंटाइज किया करते थे दवाइयों को और बनाया करते थे, जो कि सिर्फ अपने यूज़ के लिए वो एक्सपेरिमेंट और दवाइयाँ बनाया करते थे। बात करते हैं डॉक्टर फिंके के कंट्रीब्यूशन की। डॉक्टर फिंके का कंट्रीब्यूशन होम्योपैथी में काफ़ी रहा। एक्सरे की प्रूविंग से लेकर के इम्पेंडरेबली आरएमडीज की काफ़ी प्रूविंग इन्होंने की और इवन सैक्रम लैक्टिस की भी खोज इन्होंने ही की और सैक्रम लैक्टिस को भी इन्होंने ही बताया कि एक अच्छा व्हीकल हो सकता है। एंड ही गेव न्यू मशीन फॉर पोटेंटाइजेशन also and that's known as the Finke potentizer. So काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा डॉक्टर फिंके का। इन्वेंशन ऑफ स्टोरी जो था इनका 1851 में डॉक्टर फिंके डॉक्टर बोनिंगहंसन से मिलते हैं। डॉक्टर बोनिंगहंसन से इनकी मुलाकात लिप्जिंग में एक सेंट्रल सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी फिजिशियंस की मीटिंग हो रही थी। उसमें फिंके और बोनिंगहंसन से मुलाकात हुई एंड बोनिंगहंसन ने ही इनको बोला था द यूनाइटेड स्टेट इज प्लेस फॉर यू यंग मैन। सो डॉक्टर फिंके को ये बात काफ़ी अंदर तक हिट हुई और उनको एहसास हुआ यह कि मैं होम्योपैथी में कुछ कर सकता हूँ। एंड in 1852 फिंके enrolled in the University Medical College of the City of New York and उसके बाद 1852 में एडमिशन लेने के बाद ये ग्रेजुएट हुए, मेडिकल ग्रेजुएट हुए 1854 में और फाइनली फिंके बिगेन हिज प्राइवेट प्रैक्टिस इन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क और इन्होंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दिया वेयर ही वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी सून बिकम ए स्टॉलवर्ट्स ऑफ हैनीमैनियन होम्योपैथ। बात करते हैं फिंके साहब के एक्सपेरिमेंट की। फिंके साहब का एक्सपेरिमेंट इज वेरी डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन द हैनीमैनियन मेथड्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डॉक्टर फिंके साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, इनका आइडिया एंड हैनीमैन साहब का मेथड, ये दोनों का मिक्सचर था। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इन्होंने व्हीकल्स पे अपना काम करना शुरू किया और व्हीकल्स को देखा कि हमारे पास तो 3 ही व्हीकल्स हैं, शुगर ऑफ मिल्क, अल्कोहल एंड वाटर। लेकिन इन तीनों व्हीकल को ये समझना चाहते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये था कि इन तीनों व्हीकल में से सबसे ज्यादा क्यूरेटिव फोर्स किस में है। इन्होंने व्हीकल को स्टडी करना शुरू किया और व्हीकल को जब स्टडी शुरू किया तो शुगर ऑफ मिल्क को पाया कि शुगर ऑफ मिल्क इज नॉट फिट बिकॉज इट हैज द मेडिसिनल क्वालिटीज, सो शुगर ऑफ मिल्क इज डिस्कार्डेड। दूसरा व्हीकल था हमारा अल्कोहल। अल्कोहल इज ऑल्सो डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। उसके बाद फिर इनके पास कोई ऑप्शन लेकिन नहीं था अल्कोहल को छोड़ने का। तो अल्कोहल को छोड़ने का ऑप्शन इसलिए नहीं था कि इससे बेस्ट कोई एक्सट्रैक्ट और प्रिजर्वर कोई इनके पास व्हीकल नहीं था। तीसरा, जब इन्होंने इनके पास जो ऑप्शन था वो सिर्फ वाटर का था। तो अल्कोहल इज ऑल्सो हैविंग द रैपिड इवेपोरेशन एंड देयरफॉर द unintentionally increase the level of potency than water। इन्होंने ये भी देखा कि अननेसेसरी इवेपोरेशन तो है ही अल्कोहल में बाय नेचर, लेकिन अनइंटेंशनली ये पावर को भी, पोटेंसी को भी इंक्रीज करता है कंपैरेटिवली टू वाटर। इसको भी इन्होंने डिस्कार्डेड कर दिया। अल्कोहल भी डिस्कार्डेड कर दिया, शुगर ऑफ मिल्क भी डिस्कार्डेड कर दिया। अब इनके पास चैलेंज क्या था? इनके पास चैलेंज ये था कि हम कैसे अपनी पोटेंसी को बढ़ाएं। तो ऑफ कोर्स इन्होंने जो व्हीकल चूज किया वो वाटर चूज किया। इन दिस मैनर द सेंटिसिमल स्केल कुड नॉट बी वेल प्रिजर्व थ्रू आउट द होल प्रोसेस। तो सारे प्रोसेस जितने भी सेंटिसिमल स्केल हुए वो प्रिजर्व नहीं किए गए, लेकिन जो फाइनल पोटेंसी इन्होंने बनाई उसको प्रिजर्व करने का तरीका इन्होंने बताया। मैं
अगले स्लाइड में आपको जरूर बताऊंगा। फिंके साहब का फॉर्मूला क्या था? फिंके साहब का फॉर्मूला डॉक्टर हेनमैन सर के मेथड्स पे ही आधारित था। डॉक्टर हेनमैन सर ने बोला था सेंटेसिमल स्केल 1:99 के रेशियो में लेना है, बनाना है, लेकिन इनका मेथड थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने उसको किया। सेंटेसिमल स्केल को इन्होंने जो रेशियो लिया 100:9900 का लिया। 100 ड्रॉप ऑफ मदर नेचर एंड 9900 ड्रॉप ऑफ वेहिकल को 60 स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से दिया। 3 मिनट तक देना था इनको। 3 मिनट में 3 सेगमेंट बनाए इन्होंने। पर मिनट इन्होंने 60 स्टॉक्स दिए डक्टाइल पोजीशन में। डक्टाइल पोजीशन क्या होता है हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में जरूर दिखाएंगे। सेकंड पोटेंसी के लिए डॉक्टर फिंके ने इसी फाइल को खाली कर दिया, उस पर 2 स्टॉक्स दे दिया। 2 स्टॉक्स देने के बाद फिर 100 ड्रॉप्स ऑफ मदर नेचर एंड 9900 ड्रॉप ऑफ वेहिकल को ऐड किया। फिर वही डक्टाइल्स पोजीशन में इन्होंने 60 स्टॉक्स पर मिनट के रेट से 3 सेगमेंट तक का इन्होंने स्टॉक दिया। चलिए आइए जानते हैं डक्टाइल पोजीशन क्या है। डक्टाइल पोजीशन देखिए, ये नीचे की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, इंडेक्स फिंगर सीधा है और ये थंब फ्री है। इसमें फाइल दबाने के बाद कॉर्क को ऊपर से थंब से दबाना है और तीनों अंगुलियों में फाइल को दबा करके और स्टॉक देना है। दैट इज कॉल्ड डक्टाइल पोजीशन। एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर फिंके ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि अल्कोहल को व्हीकल के रूप में यूज किया था और अल्कोहल को यूज करने से उनका कॉस्ट इंक्रीज कर रहा था और उनकी पोटेंसी भी जो थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। सो अल्कोहल को ये डिस्कार्ड करना चाहते थे। अल्कोहल को डिस्कार्ड करने के बाद इनके पास और सिर्फ इनके पास जो ऑप्शन था वो वाटर का था। तो वाटर को इन्होंने प्लान किया कि वाटर में ही हम व्हीकल को पोटेंटाइज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था वाटर में पोटेंटाइज करने का वो ये था कि लंबे समय तक मेडिसिन को प्रिजर्व नहीं कर पाते। सो व्हाट ही प्लान्ड दैट टू emptied the water potentized bottle first and fill it with alcohol. I will discuss the story of potentization with water in next slide. To maintain the potency and to maintain the accuracy of the potency, he created own potentizer, and it was very simple apparatus for carrying on further potentization. जो मशीन देख रहे हैं आप, इसी तरीके की मशीन थी और इस मशीन से ही वो पोटेंटाइज किया करते थे। मशीन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मशीन का जो पोटेंटाइजर इनका जो था फिंके साहब का, ही टेक ग्रेजुएटेड बॉटल ऑफ 500 ml 5 लीटर 20 लीटर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ही यू ऑलवेज यूज द दिस काइंड ऑफ बॉटल्स एंड a glass of tea was placed inside the bottle which extended to the bottom of the bottle. एक ग्लास की जो ट्यूब थी वो बॉटल के बॉटम तक बिल्कुल इंसर्टेड थी एंड द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज एंडेड इन द बेंड ऑफ रबर विच एक्सटेंडेड टू द बॉटम ऑफ द वायर विच वाज सेट इन अ वुडन होल्डिंग डिवाइस देन कंटिन्यू विद गटर. When starting the outlet was filled with water from the stock vessels, the regulator tube was connected and the connected regulator tube put into the vial and moistened with the initial potency. Potentization had been completed, then emptied the vial and give 2 vigorous stroke. Now refilled with 95% ethanol with new potency. For next potency, again emptied the bottle and gives 2 strokes and passes water from Finke machine with same process and got next पोटेंसी. ये मशीन भी वही काम कर रही थी, ये पोटेंटाइजर भी वही काम कर रहा था जो कि इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बनाया था, लेकिन सिर्फ अंतर इतना था कि ये अल्कोहल की जगह पे वाटर यूज कर रहे थे और वाटर यूज करने के बाद जब उनकी पोटेंसी तैयार हो जाती थी तो 95% अल्कोहल वाला पूरा वायल फिल कर देते थे और वायल फिल करने के बाद यदि उनको लंबे समय तक रखना है तो उसी वायल को रखते थे, लेकिन यदि नेक्स्ट पोटेंसी बनानी होती थी तो उस वायल को खाली करते थे और फिर 2 स्टॉक देते थे। 2 स्टॉक देने के बाद फिर 100:9900 का रेशियो डालते थे, उसके बाद फिर स्टॉक देते थे। तो ये पूरे फिंके साहब की पोटेंटाइजेशन कॉन्सेप्ट था। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।